इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हरी भरी होगी फिर धरती, बजेगी धान की पायल। फिर मोती लुटाने आ गए आषाढ़ के ये बादल। श्रोताओं, कुछ दिन पहले तक यही खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी में दरारें थीं और किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाकर अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अभी तक आषाढ़ की कुछ रिमझिम फुहारें ही ज़मीन पर गिरी थीं, जो खेती के लिए पर्याप्त नहीं थीं। बिल्कुल, लेकिन प्रकृति और धरती माँ भला किसानों को कैसे निराश कर सकती है। और आखिर भले ही लंबे इंतजार के बाद वर्षा रानी को आना ही पड़ा, खेत को हरा भरा करने, नदी, तालाब और झीलों को भरने के लिए। और फिर क्या, रिमझिम फुहारों का आनंद लिए बिना हम भी कैसे रह सकते हैं, बिल्कुल। है ना। तो बस हम भी निकल पड़े घर से और सोचा कि क्यों ना चौपाल चलकर अपने किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं से पूछ लें कि क्या आप भी इस वर्षा का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, और बस आप पहुँचे चौपाल तो भैया सबसे पहले कर लेते हैं आप सभी से राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों और हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आज कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। आप सभी को रीता नामदेव और तंजीला खान की राम राम। किसान भाइयों, इन दिनों अच्छी वर्षा हो रही है और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आगामी दिनों में भी और अच्छी बारिश होगी, तो फसल सुरक्षित रहे इसके लिए आप खेत में वर्षा के अतिरिक्त पानी के निकलने की व्यवस्था भी बनाकर रखें। बिल्कुल, और किसान भाइयों, आज हम आज की बात और चर्चा किस बारे में करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में आज की हमारी बात होगी आधुनिक खेती में अच्छे बीजों का महत्व, और हम चर्चा करेंगे डीप वाटर फ्लोटिंग राइस इस विषय पर। और भाई, मेहमान क्रम के अंतर्गत बरसात के मौसम में फसलों के साथ पशुधन की देखभाल भी तो ज़रूरी है, तो कैसे करना है इस विषय पर रानी कामट जिला छिंदवाड़ा के प्रगतिशील किसान यशवंत कराड़े जी से होगी रीता नामदेव की बातचीत। और तंजीला बहन, आज गुरुवार है भाई, लोकरंजनी क्रम भी तो होगा ना। वो तो आज होगा ही। तो आज हम हमारे सभी श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उन्हें उनकी पसंद के लोकगीत और भजन सुनवाएंगे। तो चलिए ना रीता बहन, क्यों ना शुरुआत कार्यक्रम की इस लोकगीत से ही कर लिया जाए। बिल्कुल। और किसान भाइयों, लोकरंजनी क्रम में ये पहला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम आलीवाड़ा, ब्लॉक तामिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं देवीराम इनवाती, दामिनी इनवाती। और भाई, एक और पत्र हमें आया है भाटापारा दंतरेगी से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोरी कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा जी। और इन्होंने सुनना चाहा है एक लोक भजन साहिदा कुरैशी की आवाज़ में। तो चलिए रीता बहन, सुनवाते हैं इनको इनका पसंदीदा गीत शाहिदा कुरैशी की आवाज़ में। बिल्कुल। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति थी और बहुत ही अच्छी फरमाइश थी हमारे श्रोताओं की। और भाई रीता बहन, अब हमारा समय हो गया है हमारी आज की बात से जुड़ने का, और हम हमारे किसान भाइयों को बता दें कि हमारी आज की बात में आज हम उनके लिए लाए हैं आधुनिक कृषि में अच्छे बीजों का महत्व इस विषय को लेकर। बिल्कुल। और किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और कृषि प्रधान होने के नाते हमारे यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो गांव में ही निवास करती है, और उनसे अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि पर ही प्रत्यक्ष या कहें हम अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है ना। बिल्कुल बिल्कुल तंजीला। और ऐसे में बढ़ती जनसंख्या, घटते कृषि संसाधन, जलवायु परिवर्तन, भूमि की उर्वरता में कमी और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों के बीच किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करना एक बड़ी आवश्यकता बन गई है। और भाई, ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ साथ उन्नत और गुणवत्ता के जो बीज होते हैं, वो उन्नत जो बीज होते हैं कृषि की सफलता का भाई सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं रीता बहन, है ना। यदि बीज अच्छा है तो फसल की नींव जो होती है वो मजबूत होती है। बिल्कुल होती है। यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं बीज ही खेती की आत्मा है और अच्छी फसल की पहली सीढ़ी भी है।
एक स्वस्थ और प्रमाणित बीज किसान की मेहनत को सफल बनाता है, जबकि जो खराब बीज होता है ना, वो पूरी खेती को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, बीज केवल एक दाना नहीं है, बल्कि यह एक नए पौधे का जीवन है और बीज के भीतर ही संपूर्ण फसल की संभावनाएं छिपी होती है। जिस प्रकार भैया एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव आवश्यक होती है, उसी प्रकार अच्छी खेती के लिए भी अच्छा बीज आवश्यक होता है। इसका मतलब तो यही हुआ रीता बहन कि ये जो है अच्छा जो बीज है हाँ। वो अच्छी खेती की रीढ़ की हड्डी है ना। तो भाई बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज़। और अगर बीज की गुणवत्ता खराब होगी ना रीता बहन, तो चाहे किसान कितनी भी अच्छी सिंचाई व्यवस्था करे, अच्छी खाद ले ले, उर्वरक ले ले और आधुनिक मशीनों का भी उपयोग क्यों ना कर ले, जैसा वो उत्पादन चाहता है, जैसी उसने उम्मीद लगाई है, उसे उसके वो प्राप्त होगा ही नहीं। बिल्कुल वैसा उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। किसान भाइयों, आधुनिक कृषि में अच्छे बीजों की आवश्यकता आज की कृषि पारंपरिक खेती से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और अब वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ऐसी उन्नत किस्मों के बीज विकसित कर दिए गए हैं जो कम समय में अधिक उत्पादन दे, रोगों का सामना करे और बदलती जलवायु में भी सफल रहे। बिल्कुल रीता बहन, देखिए ना, कभी भी मौसम बदल जा रहा है ना, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम कृषि कर रहे हैं तो हमें कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मेन तो उसमें बीज ही होता है। बीज अच्छा होगा तो पौधे भी अच्छे होंगे और हमें उन्नति, मतलब जो उसमें मिलेगी पैदावार जो अच्छी प्राप्त होगी, है ना। तो किसान भाइयों, अच्छे बीजों का सबसे बड़ा लाभ तो भाई ये होता है कि उनसे जो प्रति हेक्टेयर अधिक उपज जो हमें प्राप्त हो जाती है, उनकी अंकुरण जो क्षमता होती है ना, वो अधिक होती है और पौधों की जो वृद्धि होती है वो जल्दी जल्दी होती है और दानों की संख्या और गुणवत्ता जो होती है वो बेहतर होती है। आज हम देखते हैं कि कई उन्नत धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चना, सरसों और दालों की किस्में किसानों को पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा ही अच्छा उत्पादन वो ले रहे हैं। क्योंकि तंजीला बहन, क्या होता था ना कि पहले किसान साधारण बीजों का उपयोग करते थे तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलता था, है ना। और वही किसान भाइयों, हम देखते हैं कि प्रमाणित बीजों की जो अंकुरण क्षमता होती है ना, वो सामान्य 80 से 95% तक होती है। इससे खेत में पौधों की संख्या समान रहती है, इससे उगने वाले पौधे मजबूत होते हैं और फसल का विकास संतुलित होता है। और किसान भाइयों, रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता की अगर हम बात करें तो आधुनिक बीजों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि इसमें लगने वाले रोगों और कीटों का सामना भी वो कर सकें, क्योंकि जो है रोग और कीटों से ही तो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों की अच्छे और उन्नत जो किस्म के बीज हैं उनके क्या लाभ हैं। किसान भाइयों, आधुनिक बीजों का उपयोग करने से कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, उत्पादन में कमी नहीं आती, पर्यावरण संतुलित रहता है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। किसान भाइयों, आज मौसम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है। कभी सूखा, कभी अत्यधिक वर्षा, कभी ओलावृष्टि और कभी अत्यधिक जो होती है वो गर्मी पड़ने लगती है और ये सारी दिक्कतें खेती बाड़ी के कामों के लिए चुनौती बन जाती हैं रीता बहन। इन्हीं परिस्थितियों को हम अगर ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में विकसित की हैं जो सूखा सहन कर सकें और ज़्यादा बारिश होने पर भी टिक सकें, कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकें और ज़्यादा तापमान अगर बढ़ जाता है तो उसमें भी वो अच्छा उत्पादन हमें बनाए रखें। ऐसे बीजों को हमारे सामने उन्होंने लाया है। और किसान भाइयों, आपको ये भी बता दें कि ये जो अच्छे बीज हैं ना, इनकी अच्छी किस्में हैं, ये कम समय में यानी 90 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका लाभ ये है कि इससे हम एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ले सकते हैं, समय पर अगली फसल बो सकते हैं और अधिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अच्छे बीजों से प्राप्त होने वाले अनाज का जो आकार होता है, रंग होता है, स्वाद होता है और जो वज़न और पोषण की भी दृष्टि से अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और बाज़ार में इसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है और फिर दोबारा बुआई की आवश्यकता जो होती है वो कम पड़ती है। कीटनाशकों का भी जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कम खर्चे में ही हो जाता है और खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो बहुत आसानी से हो जाता है और सिंचाई और उर्वरकों का बेहतर भी उपयोग होता है। यानी कि देखिए, अच्छे बीजों के फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल। इस प्रकार उत्पादन लागत भी कम होती है और लाभ भी बढ़ता है।
अब हाँ तंजिला बहन, देखिए जब उत्पादन अधिक होगा ना, बिल्कुल तो गुणवत्ता भी अच्छी होगी, अच्छी मिलेगी। लागत में भी कमी आएगी, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय तो बढ़ेगी ही। यही कारण है कि सरकार भी किसानों को प्रमाणित बीज और अच्छे बीजों को उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। और रीता बहन, हम बता दें, हमारे जो किसान भाई हैं ना, वो भी अच्छे बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो अपना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए खड़ी फसल जो होती है ना उन लोगों की, उसमें देख लें कि कौन सा पौधा बहुत अच्छा है, हाँ। मतलब स्वस्थ है, तो उसको उसमें वो रिबन लगा दें, है ना। रिबन लगा के उसमें मतलब एक पहचान के लिए रिबन लगा दें, और बीज उत्पादन के लिए लगाई गई जो फसल है, जो विभिन्न लक्षणों का निरीक्षण करके ये जान सकते हैं कि कौन सा पौधा बेहतर है, और उसमें पहचान के लिए उसमें रिबन लगा लें। फिर कटाई के दौरान इन जो चिन्हित पौधों के बीजों को अगली फसल के लिए सुरक्षित रख लें। इसके अलावा अपनी फसलों के बीज प्रत्येक 3 वर्ष में बदलकर बुआई करें, किंतु क्या करें, संकर जो होते हैं ना, उनका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, यानी कि तंजिला, हम खुद भी अच्छे बीजों को मतलब बना सकते हैं अपने खेत में, अच्छे पौधों को चुनकर उनमें रिबन लगाकर, और बस उनसे जब जो दाने बने तो उनके हम बीज बना लें, बिल्कुल, है ना। तो उन्नत फसल का अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग हम कर सकते हैं। प्रमाणित और उत्कृष्ट बीजों का उपयोग करके ही अपनी फसल की उत्पादकता हम बढ़ाएं। और भाई रीता बहन, अब हमारा ये इसको विराम देने का, हमारी आज की बात को विराम देने का समय हो गया है, क्योंकि भाई हमें अगले क्रम से भी तो जुड़ना है। और फिर चलिए हम अपने अगले क्रम से जुड़ते हैं, लेकिन हम इसके पहले बता दें कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारी आज की बात का विषय था आधुनिक कृषि में अच्छे बीजों का महत्व, इस विषय पर। और चलिए फिर हम लोक रंजनी क्रम से जुड़ते हैं। और रीता बहन, आपके हाथ में मुझे कुछ पत्र दिख रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि ये पत्र कहाँ से आए हैं? बिल्कुल बताएंगे तंजिला बहन। लोक रंजनी क्रम में ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है पिपरिया रोड, न्यूटन, वार्ड नंबर 1, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से। भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं हरिराम साहू, काजल साहू, गगन साहू, भवानी, पप्पू साहू और सलीम अंसारी जी। और भाई इन्होंने क्या फरमाइश की है? इन्होंने फरमाइश की है लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज़ में एक दादरा सुनने की। तो चलिए आप तक भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये लोकगीत। किनारे नैया मोरी काये डूबी जाए, सुन भोरा रे। नदिया किनारे नैया मोरी काये डूबी जाए, सुन भोरा रे। कांटो लगाओ पाँव मुरझ गओ, कमर झोंका खा गई, सुन बाबा रे। कांटो लगाओ पाँव मुरझ गओ, कमर झोंका खा गई, सुन मोरा रे। किसान भाइयों, रविकांता जैन की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। और रीता बहन, इस लोकगीत के बाद हम चलिए जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। और किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत बरसात के मौसम में फसलों का साथ पशुधन की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर रानी कामठ, जिला छिंदवाड़ा के किसान यशवंत कराड़े जी से रीता नामदेव की बातचीत। श्रोताओं, समय बदलने के साथ खेती किसानी में भी बड़े बदलाव हुए हैं, और खेती किसानी ही नहीं बल्कि हमारे किसान भाई बहन की सोच में भी बड़ा परिवर्तन आया है। वो इस प्रकार कि किसान अब न केवल एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं, बल्कि खेत के कुछ हिस्से में फूल की बगिया, फलों की खेती, पशुपालन और थोड़े में डेयरी व्यवसाय को भी कर खेती को प्रगति की दिशा में ले जा रहे हैं। किसान भाइयों, इन दिनों बरसात का समय है और खेत में लगी फसल को बरसाती पानी, रोग, कीट, खरपतवार से कैसे बचाना है। साथ ही कुछ किसान खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय भी करते हैं, तो पशुधन की देखभाल भी हमें इन दिनों कैसे करना है। इसी क्रम में कहा जाए कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी किसान भाई यशवंत कराड़े जी रानी कामठ, जिला छिंदवाड़ा से आज हमारे साथ हैं, जो खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी और दुग्ध व्यवसाय करके अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो चलिए
इनसे बातचीत करके हम जानते हैं कि ये इतने सारे काम को एक साथ करके कैसे सफलता पा रहे हैं। यशवंत भैया राम राम, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाड़ी में। दीदी राम राम, सभी किसान मित्रों को, किसान भाइयों को भी मेरे राम राम। यशवंत भैया, आपके खेत में चारों ओर बढ़िया हरियाली है, फसल भी अच्छी लगी है और आपके पास पशुधन भी है। तो बताइए कि आप कब से खेती कर रहे हैं और किस प्रकार की खेती आप करते हैं। दीदी, खेती का काम हमारे यहाँ पूर्वज समय से हो रहा है और मैं भी लगभग 30-35 वर्षों से लगातार खेती का काम संभाल रहा हूँ। खेती में अपन गेहूँ, चना, मक्का और सभी प्रकार की सब्जियाँ लगाते हैं। जी भैया, यानी कि आप 12 महीने खेत में कुछ ना कुछ लगाकर भूमि को हरा बनाए रखते हैं। जी दीदी, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मक्का लगा है और ये मक्का स्वीट कॉर्न वाला है और बाजार में इसकी मांग भी अच्छी रहती है। सब्जियों में, हरी सब्जियों में बैगन हरा वाला और हरी धनिया लगी हुई है। खेती के अलावा मेरे पास दीदी लगभग 15 से 20 गाय भैंस पशुधन भी है। हाँ भैया, वो तो हम देख ही रहे हैं। और पशुधन के रहने के लिए भी आपने शेड की बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था उनके पास हमें दिख रही है। तो भैया इनसे दूध वगैरह भी अच्छा हो जाता होगा। हाँ दीदी, लगभग 40 से 50 लीटर दूध भी हो जाता है, जिससे हमारा दुग्ध व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। भैया पशुधन के बारे में हम अभी आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी बरसात का समय है तो खेत में लगी फसल की देखभाल आप कैसे करते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को कुछ बताइए। इस समय बरसात का समय तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वर्ष उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है जितनी फसल को और ज़मीन को ज़रूरत है। इस समय पानी अच्छा गिरे तो सभी फसलों को फायदा होता है और कुओं में भी वाटर लेवल बढ़ेगा, उससे किसानों को भी बहुत फायदा होता है। हो सकता है आगे अच्छा पानी गिरे। अच्छा पानी गिरने से फसलों में रोग कीट लगने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन दीदी, यदि पानी कम ही गिरे तो फिर ऐसे में किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए अपने पास के साधन से सिंचाई करना पड़ता है। तो भैया जैसा कि आपने अपने पास के साधन से सिंचाई की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। दीदी, मेरे पास कुआं है, ट्यूबवेल भी है और ड्रिप से और स्प्रिंकलर वगैरह से सिंचाई करता हूँ मैं। यशवंत भैया, इन दिनों जैसा कि बरसात का समय है और बरसात के समय में खेत में एक बड़ी समस्या होती है जल भराव की, यानी खेत में पानी भरने की। और हम तो ये जानते हैं कि अगर खेत में जल भराव हो तो फसल को बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए आप क्या कुछ व्यवस्था खेत में करके रखते हैं कि जिससे खेत में जल भराव भी ना हो और हमारी फसल भी अच्छी रहे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बरसात का समय है, लेकिन इस वर्ष अभी तक उतनी अच्छी वर्षा नहीं हुई। लेकिन आगे की स्थिति और बरसात के समय को देखते हुए हमें सावधानी तो रखनी पड़ती है। तो बरसात का जल निकल सके, इसके लिए हमने पहले से ही नालियां बनाकर रखे हैं। और भैया इन दिनों अक्सर देखा जाता है कि खेत में जगह जगह खरपतवार ज़्यादा होते हैं। अगर खरपतवार ज़्यादा हो तो पौधों में कीट और रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो खरपतवार से बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए आप क्या करते हैं। दीदी, इसके लिए खेत को मजदूरों के द्वारा खरपतवार को साफ किया जाता है, उससे फसल में कीट की मात्रा कम होती है। खेत को जितना साफ सुथरा रखे उतनी खरपतवार कम होती है। जैसा कि हमारे पास पशुधन भी है तो जरूरत पड़ने पर गौमूत्र छिड़काव भी कर लेते हैं हम लोग। जी भैया, ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। और पशुधन तो हमारे किसान भाई बहनों का असली धन है, जिसके बिना खेती अधूरी है। तो भैया पंचगव्य आप घर में ही बनाते हैं। जी दीदी, हम तो घर में ही बनाते हैं इसको। और भैया पशुधन से गोबर भी मिलता है, तो इसका भी आप उपयोग करते होंगे खेती किसानी में। तो गोबर का उपयोग तो हम गोबर खाद के रूप में करते हैं, क्योंकि गोबर खाद से अच्छी थी कोई खाद ही नहीं होती। जैसा कि पशुधन की बात हम कर रहे हैं और इन दिनों बरसात के समय में हमें खेत में लगी फसल की देखभाल के साथ साथ पशुधन की भी बहुत देखभाल करना पड़ता है। तो आप हमें, हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि आपके पास पशुधन भी है और आपका डेयरी व्यवसाय भी पशुधन से चल रहा है, तो पशुधन की सुरक्षा के लिए उनकी सेहत इन दिनों अच्छी बनी रहे, इसके लिए आप क्या कुछ उपाय करते हैं। दीदी देखिए, पशुधन हमारे लिए केवल आय का साधन नहीं होते, हमारे घर के सदस्य जैसे होते हैं। उनकी सही देखभाल ना हो तो उनमें रोग बीमारी हो सकती है। दीदी, इसके लिए हमें उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करना चाहिए,
समय पर नहलाना धुलाना, समय पर साफ सुथरा भोजन पानी देना चाहिए। इन दिनों होने वाले मच्छर मक्खियों से भी बचाना चाहिए। इसलिए हम कंडे का धुआं भी कर सकते हैं और पंखे कूलर भी चालू कर सकते हैं। और बरसाती बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर उनका टीकाकरण भी करवाएं। जी भैया, जैसा कि इन दिनों देखने में आता है कि इन दिनों हरा चारा बहुत अधिक मात्रा में होता है। यदि बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा पशुधन को खिलाया जाए तो उनका पाचन खराब हो जाता है। तो हमारे किसान भाई बहनों को पशुधन को इन दिनों बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा देने से भी बचना चाहिए। हरे चारे के साथ भूसा, गेहूं का और उसके साथ खली, चूनी ये भी दिया जाता है। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। यानी भैया आप फसल के साथ पशुधन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और क्यों ना हो भाई, पशुधन स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा व्यवसाय भी अच्छा फलेगा फूलेगा। तो यशवंत भैया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपके अनुभव सुनकर हमारे किसान भाई बहनों को भी अच्छा लगा होगा और एक प्रेरणा जरूर मिली होगी कि सफलता पाने के ढेर सारे रास्ते हैं, बस जरूरत है हमें उन रास्तों पर कदम बढ़ाने। तो यशवंत भैया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मेरा भी सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में अभी आपने सुना बरसात के मौसम में फसलों के साथ पशुधन की देखभाल कैसे करें। इस विषय पर रानी कामाठ जिला छिंदवाड़ा के किसान यशवंत कराड़े जी से रीता नामदेव की बातचीत। और चलिए अब सुनते हैं ज़रूरी संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं
और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और किसान भाइयों, महत्वपूर्ण संदेश के बाद चलिए हम जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से और हम इसमें बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसे किसान आखिरी उम्मीद कहते हैं, यानी डीप वाटर फ्लोटिंग राइस की। हिंदी में इसे गहरे पानी वाली तैरती धान भी कहा जाता है। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि डीप वाटर फ्लोटिंग राइस क्या है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सामान्य धान को 4 से 5 इंच पानी चाहिए, लेकिन अगर पानी 3 से 4 दिन तक ज़्यादा अगर खेत में जमा रहे तो पूरी फसल खराब हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, डीप वाटर धान बिल्कुल अलग है। ये प्रकृति का एक चमत्कार है। इस धान में ईश्वर ने एक खास ताकत दी है। इसका तना पानी बढ़ने के साथ साथ रोज़ 10 से 25 सेंटीमीटर बढ़ता है। अगर बाढ़ में पानी 5 मीटर यानी लगभग 15 फीट तक भी चला जाए तो भी ये जो धान रहती है उसको डुबाता नहीं है। ये पानी की सतह तक तैरता रहता है और सूरज की रोशनी लेता रहता है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक भाषा में इसे ओराइजा सेटाइवा यानी कि डीप वाटर इकोटाइप कहते हैं। भैया, अब प्रश्न उठता है कि ये तैरती कैसे है और इसका विज्ञान क्या है। तो किसान भाइयों, इसके पीछे 2 कारण है। पहला, हवा के चैम्बर। इस धान के तने के अंदर स्पंज जैसी संरचना होती है, उसमें हवा भरी होती है और ये हवा जड़ तक पहुंचती है और पौधे को तैरने में मदद करती है। और भाई दूसरा कारण है स्कॉर्नल जीन। ये एक खास जीन है। जैसे ही खेत में पानी 20 से 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ये जीन चालू हो जाता है और पौधे को लंबा होने का सिग्नल देता है। इसी वजह से पौधा जो होता है वो पानी से ऊपर बना रहता है, इसीलिए इसे जलपरी धान भी कहते हैं। किसान भाइयों, भारत में ये धान मुख्य रूप से उन इलाकों में होती है जहां हर साल बाढ़ आती है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी खेती किस तरीके से की जाती है। किसान भाइयों, जमीन में नमी होने पर छिटकवा विधि से बीज डाल देते हैं और बीज दर 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। इसके लिए जून से सितंबर का मानसून का पानी जो होता है वो काफ़ी है। अलग से सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा खाद भी ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की, और 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ काफ़ी होती है। गोबर की खाद इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। और किसान भाइयों, इस खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाढ़ आ जाए तो भी 80 से 90% जो फसल होती है वो बच जाती है। इसमें लागत कम है और निराई गुड़ाई महंगी दवा और ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आ रहा है, जिस कारण जलवायु परिवर्तन से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए उन इलाकों के लिए जहां बाढ़ का खतरा है, उन इलाकों के लिए ये फसल बहुत अच्छी है। किसान भाइयों, इसकी बहुत सी नई किस्में भी हैं, जैसे जलमग्न, जलनिधि, जलप्रभा और जलदीप। ये किस्में 160 से 170 दिन में तैयार हो जाती हैं और उपज भी 2 से 3 जो है कुंटल ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब समय हो चुका है हमारी चर्चा को यहीं विराम देने का, और हमारी चर्चा का विषय था डीप वाटर फ्लोटिंग राइस। और फिर अब हम आपसे क्या विदा लेते हैं। विदा तो लेंगे। तंजीला, देखिए अब समय हो गया है हमारे सभी किसान भाइयों से विदा लेने का। तो आप सभी को रीता नामदेव और तंजीला बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।